रेलवे स्टेशन पर सास बहू का टिफिन व्यापार। अजी कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, टिफिन तो लेते जाओ। आज क्या पूरे दिन बिना खाए रहोगे? ओहो भाग्यवान, थोड़ा समय से मुझे टिफिन पैक कर दिया करो। पता है ना रेलवे की नौकरी कैसी होती है। छोटी सी गलती की नहीं और नौकरी से निकाल दिया। हाँ हाँ सही कह रहे हो आप। चलो अब टिफिन ले जाओ, कल से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। संगीता से टिफिन लेने के बाद अनुराग वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद संगीता को उसकी सास की आवाज आती है। अरे संगीता, संगीता कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ और थोड़े पैर दबा दो, बहुत दर्द हो रहे हैं आज मेरे पैरों में। माँ जी मैं लहसुन का तेल गरम करके लेकर आती हूँ, उससे आपके पैरों को आराम मिलेगा। ऐसा कहकर संगीता रसोई में जाती है और लहसुन का तेल गर्म करके दुर्गेश्वरी के पास लेकर आती है, जिसके बाद वो उस तेल से दुर्गेश्वरी के पैर में मालिश करती है। तभी उसका बेटा राजू उसके पास आता है और कहता है, माँ देखो ना, मेरा ये खिलौना टूट गया। ये कितना अच्छा था और अचानक से टूट गया। माँ आप इसे जोड़ दो ना माँ। ओहो बेटा, तेरा खिलौना भी अभी ही टूटना था। एक काम करो, इसे जब मैं तेरी दादी के पैरों में तेल लगा लूंगी उसके बाद तेरे खिलौने को जोड़ दूंगी। राजू अपना खिलौना अपनी माँ के पास छोड़कर बाकी के खिलौनों से खेलने लगता है। ऐसे में संगीता की जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है, लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी में मूड आता है। संगीता घर के सारे काम करके अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए जाती है। तभी हॉल का फोन जोर जोर से बजने लगता है। ओहो, फोन भी ना जब से बजे ही जा रहा है, पता नहीं कौन है, किसी को चैन ही नहीं है। जब यहाँ से वहाँ घूमते रहती हूँ या फोन के पास खड़ी होती हूँ तो एक कॉल नहीं आ सकती, लेकिन जैसे ही आराम करने के लिए कमरे में जा रही होती हूँ तभी फोन जोर जोर से बजने लगता है। ऐसा कहकर संगीता फोन के पास जाती है और फोन गुस्से से उठाकर बोलती है, हेलो, कौन बोल रहा है? फोन की दूसरी तरफ से एक नर्स बात करती है। क्या मेरी बात अनुराग की पत्नी संगीता से हो रही है? हाँ उनकी पत्नी बोल रही हूँ, बताइए क्या परेशानी है? ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे। रेलवे स्टेशन से क्रॉस करते हुए अचानक से रेलवे स्टेशन की पटरी पर उनका पैर फंस गया था। उन्होंने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं था। अचानक से ट्रेन आई और उन्हें कुचल कर चली गई। हमें लाश के कुछ पार्ट ही मिले हैं। अंतिम संस्कार करने के लिए आप उन हिस्सों को हॉस्पिटल से लेकर जा सकते हैं। सुनते ही संगीता के हाथों से फोन गिर जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अनुराग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? माँ जी कहाँ हो आप? यहाँ आओ, देखो ये लोग क्या कहते हैं। संगीता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ये सुनते ही दुर्गेश्वरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। दोनों सास बहू हॉस्पिटल जाकर बची हुई बॉडी को ले आते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अनुराग के मरने के बाद सरकार की तरफ से संगीता को थोड़ा मुआवजा तो मिलता है, लेकिन वो ज्यादा दिन चल नहीं पाता, जिसके चलते उनके घर में अब भूखमरी चलने लगती है। माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो माँ। बेटा घर में एक दाना तक नहीं है, खाने के लिए क्या बनाऊं? माँ जी ऐसा और कब तक चलता रहेगा? हम ना तो ठीक से खा पाते और ना ही घर को ठीक से चला पा रहे। राशन भी खत्म हो गया और मुन्ना भी भूखा है। अब हम क्या करें? मेरे बेटे के जाते ही सब कुछ खराब हो गया। आज वो हमारे साथ होता तो ये नौबत ना आती। एक काम करते हैं, इस घर को बेच देते हैं। दुर्गेश्वरी अपने घर के पेपर भी गिरवी रख देती है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। कुछ समय बाद उनके वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं और दोनों सास बहू नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। संगीता नौकरी ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। कहीं भी मुझे काम नहीं मिल रहा, इससे अच्छा होगा कि मैं किसी दूसरे गांव जाकर काम ढूंढूं। क्या पता दूसरे गांव में मुझे कोई काम मिल जाए। संगीता ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी वह रेलवे स्टेशन पर कुछ औरतों को टिफिन बेचते हुए देखती है। टिफिन ले लो टिफिन, ताजा ताजा टिफिन, टिफिन ले लो टिफिन, बढ़िया क्वालिटी वाला खाना आपको इसमें मिलेगा, टिफिन ले लो टिफिन। संगीता उस लड़की के पास जाती है और उससे टिफिन के बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर एक डिब्बा पूरे 100 रुपए का बिकता है। अरे इतने में तो 10 टिफिन बन जाते हैं, सोचो कितना प्रॉफिट होगा। संगीता ये सोचकर थोड़ी हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन से वापस अपने घर लौट आती है और टिफिन बेचने वाले काम के बारे में अपनी सास को बताती है। माँ जी मेरे हिसाब से तो ये काम बहुत बढ़िया है। अगर हमने ये काम करना शुरू कर दिया तो अच्छा खासा कमाने लगेंगे और हमारी परेशानियां भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन बहू तुम एक बार ये तो सोचो कि हमारे पास इतना सारा खाना बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हम तो बिल्कुल गरीब हो चुके हैं और हमारे पास कुछ नहीं बचा। तभी संगीता की नजर उसके हाथों में पहने हुए सोने के कड़ों के ऊपर पड़ती है।
जब ये कड़े अनुराग जी मेरे लिए लेकर आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि वो मेरे लिए क्यों लेकर आए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी भी वक्त मुझे इनकी जरूरत पड़ सकती है। देखो माँ जी, आज ये अनुराग जी के दिए हुए कड़े हमारे काम आएंगे, लेकिन संगीता ये तो सोचो, ये तुम्हारे पास आखिरी निशानी होगी अनुराग की। तुम ऐसे कैसे बेच सकती हो इसे? मैं मेरे बेटे और आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ माँ जी, यही सही फैसला होगा। संगीता सोने के कड़े सुनार की दुकान पर ले जाती है, जिसके बाद वो उन्हें बेचकर पैसों से राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल और रोटियां बनाने के लिए राशन लेकर आती है। जिसके बाद वो सारा खाना बनाकर टिफिन में पैक कर लेती है और रेलवे स्टेशन पर बेचने के लिए पहुंच जाती है। एक प्लेटफॉर्म पर दुर्गेश्वरी होती है तो दूसरे पर संगीता होती है और दोनों खाने के टिफिन बेच रहे होते हैं। ले लो ले लो ले लो टिफिन, ताजा खाने का टिफिन, घर का बनाया हुआ खाना जो एक बार खाएगा चटकारा जरूर लगाएगा। संगीता दूसरे प्लेटफॉर्म पर टिफिन बेच रही होती है। ताजे ताजे खाने का टिफिन, टिफिन ले लो टिफिन, राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल के साथ रोटियां मुफ्त, आओ टिफिन ले लो टिफिन। तभी एक आदमी संगीता से 100 रुपए का एक टिफिन खरीदता है, जिसे खाते ही वो कहता है, वाह भाई वाह, क्या बात है, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहली बार रेलवे स्टेशन पे खाया है। भाई रेलवे स्टेशन का खाना मुझे अच्छा बहुत लगा। अरे बहन जी, एक टिफिन और दे दो। संगीता उस आदमी को टिफिन दे देती है, जिसके पैसे वह आदमी देकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही देखते देखते संगीता और दुर्गेश्वरी से लोग उनके बनाए हुए खाने के टिफिन खरीदने लगते हैं। खाना इतना टेस्टी था कि सब लोग एक के बाद एक सारे टिफिन ले जाते हैं और उन्हें बहुत मुनाफा होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन में हम इतने पैसे कमा लेंगे। अरे माँ जी देखो तो सही, हमारे बनाए हुए खाने को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। आज के बाद मैं सिर्फ यही काम करूंगी और लोगों को अच्छा खाना बनाकर बेचूंगी। दुर्गेश्वरी और संगीता दोनों सास बहू मिलकर रेलवे स्टेशन पर अच्छा बनाया हुआ खाना बेचती हैं और लोगों तक स्वादिष्ट टिफिन पहुंचाती हैं। इससे उन्हें अच्छा खासा फायदा हो जाता है, जिसके चलते अब संगीता अपने बेटे राजू को स्कूल में डाल देती है। वहीं टिफिन बेचते बेचते उनकी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक हो जाती है, जिसके चलते अब वह अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कैलाशपुर के एक छोटे से गांव में सरला अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बहुत ज्यादा गरीब थी, जिसकी वजह से उसे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि कभी बरसात में उनके घर की छत टपकने लगती थी, जिससे पूरे घर में पानी पानी हो जाता था। ऐसे ही एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है। हे भगवान, ये क्या, फिर से बारिश होने लगी। ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर इसी प्रकार बारिश होती रही तो इस घर के अंदर बाढ़ आ जाएगी। ऐसा सोचकर अपने बेटे को वो आवाज लगाती है, अरे मोंटू, हो मोंटू, अरे मोंटू कहाँ है तू? अरे कहाँ मर गया, तुझे घर में कुछ दिखाई देता है या नहीं? तभी बाहर से आवाज आती है, आया माँ। ऐसे ही मोंटू घर के अंदर आता है। वो चारों तरफ पानी ही पानी देखता है और छत से पानी टपकता हुआ उसे नजर आता है। मोंटू सबसे पहले अपने घर के बर्तन उठाकर उस जगह रख देता है जहाँ पर पानी टपक रहा होता है और उसके बाद वो पोछा उठाता है और पानी साफ करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो घर से सारा पानी साफ कर देता है। माँ देखो, मैंने सारा पानी साफ कर दिया है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है, चल थोड़ी देर रुक, मैं तेरे लिए खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो सारी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं, लेकिन मैं फिर भी जलाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कहकर वह गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाने की कोशिश करती, लेकिन चूल्हा जल नहीं पाता और वो खाना बना नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लकड़ियां तो जल ही नहीं रही। अगर लकड़ी जलेगी नहीं तो खाना कैसे बनाऊंगी? सरला का बेटा मोंटू ये सब सुन रहा होता है, जिसके बाद वह अपनी माँ से कहता है, कोई बात नहीं माँ, आज की रात हम बिना खाए ही सो जाएंगे। उस रात दोनों माँ बेटा पानी पीकर ही सो जाते हैं। अगले दिन मोंटू अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकलता है। वो पूरा दिन यहाँ से वहाँ घूमता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। ऐसा ही रहा तो मैं अपने घर की देखरेख कैसे करूँगा? हे भगवान, अब आप ही कुछ करो और मेरी समस्या को मुझसे दूर करो। मोंटू भगवान से ऐसा कहता ही है कि तभी अचानक से एक बुजुर्ग औरत, जिसका नाम शकुंतला था, वो उसके पास आती है और कहती है, अरे बेटा, मुझे तुम समझदार लगते हो। वैसे तुम जानते हो कि मैं कितनी बूढ़ी औरत हूँ और मुझसे इतना भारी सामान उठाया नहीं जाएगा, तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगे ये सारा सामान उठाने में? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बड़ों की मदद करना तो मेरा पहला फर्ज है। मैं आपका ये सामान आपके घर तक रखवा दूंगा। शकुंतला मोंटू को रास्ता बताती है, जिसके बाद मोंटू उसका सामान अपने ऊपर लाद कर उसे उसके घर छोड़ने के लिए चल पड़ता है। चलते चलते शकुंतला उसके बारे में जानकारी लेना शुरू कर देती है, जिसके बाद मोंटू अपनी पूरी कहानी उस बूढ़ी औरत को बता देता है।
आज निकला तो अपने लिए काम ढूंढने था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कुछ नहीं मिला। अरे तुम्हारी परेशानी जैसे खत्म हो गई। देखो, हमें हमारे घर के अंदर एक ऐसा लड़का चाहिए जो हमारे घर की थोड़ी जिम्मेदारियों को उठा सके, यानी कि घर की देखरेख कर सके। और उसके हिसाब से तो मुझे तुम बिल्कुल सही लग रहे हो। तो तुम्हें ये नौकरी मंजूर है? मोंटू नौकरी के लिए हाँ कर देता है। सबसे पहले वो उस बूढ़ी औरत का सामान उसके घर पर रखवा देता है। देखते ही देखते कुछ दिनों में मोंटू उस बुजुर्ग औरत के यहाँ अच्छे से काम करने लगता है। एक दिन शकुंतला फोन पर बात कर रही होती है। अरे बहुत दिन हो गए बेटी, तुझे देखा ही नहीं। आज ही मैं चाहती हूँ कि तू घर पर आ जाए। मैं तेरे लिए तेरी पसंद का सारा खाना बना कर रखूंगी। बस तू एक बार मुझे अपनी शक्ल दिखा जा। फोन की दूसरी तरफ से शनाया अपनी दादी से कहती है, आप तो जानती ही हो दादी माँ, मुझ पर ऑफिस की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और मेरे ऊपर काम का बहुत प्रेशर रहता है। लेकिन आप चिंता मत करो, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी। शनाया ऐसा कहकर फोन काट देती है और शकुंतला बहुत खुश होती है। आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हो, कोई खास बात है क्या? हाँ, आज मेरी पोती शनाया घर पर आ रही है, इसके लिए उसके आने का मुझे इंतजाम करना होगा। वैसे तो उसने कहा है कि मैं शायद आऊंगी, लेकिन वो मेरी पोती है। अगर मैंने बुलाया है तो वो जरूर आएगी। शकुंतला बहुत खुश होती है और अपने ही हाथों से अपनी पोती के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है और नौकरों को भी घर की साफ सफाई और उसके कमरे की साफ सफाई के लिए बोल देती है। हो सकता है मेरी बेटी आज यहीं पर रुके, इसलिए घर की अच्छे से साफ सफाई करना, और उसके कमरे में मैं एक धूल का कण भी नहीं चाहती। शकुंतला बहुत अमीर थी, वहीं दूसरी तरफ से शनाया अनाथ थी। बचपन में ही उसके माता पिता उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे, जिसके बाद वह दादी के लाड प्यार में बड़ी हुई थी। इसी वजह से उसके अंदर थोड़ा घमंड भी था। शाम ढले शनाया घर आ जाती है। दादी माँ, ये आपने क्या हालत बना रखी है? अरे आप तो अभी भी जवान हो, तो इस तरह क्यों रहती हो? देखो, मुझे आपका इस तरह रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रखा करो। आते ही तूने अपनी दादी की क्लास ले ली। मेरी चिंता मत कर, अब मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, ये सब तो चलता है। दोनों दादी पोती बातें करती हैं, तभी वहाँ पर मोंटू आता और कहता है, खाना गर्म कर दिया गया है, आप लोग आकर खा लीजिए। शनाया जैसे ही मोंटू को देखती है तो उसे देखती ही रह जाती, मानो जैसे पहली नजर वाला प्यार हो गया हो। अरे ये लड़का कौन है? बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट है। शकुंतला उस बेचारे मोंटू के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर शनाया को भी उसके ऊपर बहुत तरस आता है और वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है। जहाँ तो वो एक जिद्दी और घमंडी लड़की थी, वहीं उसे मोंटू के लिए बहुत दया आती है। पहले कभी भी शनाया अपनी दादी के यहाँ नहीं रुकी थी, लेकिन उस हफ्ते वह अपनी दादी माँ के यहाँ रुकती है और मोंटू के करीब आती है और उसे बहुत जानती है। देखते ही देखते मोंटू को शनाया से और शनाया को मोंटू से प्यार हो जाता है। देखो, मैं जानती हूँ कि अक्सर लड़के लड़कियों को प्रपोज करते हैं, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी गरीबी में तुम रह नहीं पाओगी। तुम्हें ऐसा लगता है? मैंने अमीरों की तरह बहुत जी लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे प्यार में जीना चाहती हूँ। ये सुनकर मोंटू को तो बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद मोंटू शनाया से शादी कर लेता है। शादी के बाद शनाया मोंटू के साथ उसके टूटे फूटे मकान में आ जाती है। पहले तो वह गरीबी से बहुत जुड़ती है और उसे एडजस्ट होने में बहुत दिक्कत होती है। ऊपर से एक दिन बरसात शुरू हो जाती है और घर में पानी टपकना शुरू हो जाता है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं इस घर में इस तरह रहूंगी। अरे माना तुम गरीब हो, कम से कम एक मजबूत छत तो अपने पास होनी चाहिए थी। ये देखो जरा किस तरह इस छत से पानी टपक रहा है। मैं जानता ही था एक अमीर घराने की लड़की कभी भी गरीबी में गुजारा नहीं कर पाएगी। ये तुम्हारी गलती नहीं, ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं गरीब हूँ और ये जानते हुए भी मैं तुम्हें इस घर के अंदर लेकर आया। मोंटू की ये बात सुनकर शनाया को अपने वादे याद आते हैं, जिसके बाद वो अपनी सास और अपने पति से माफी मांगती है। वहीं दूसरी तरफ उसके पास बैंक में जितने भी पैसे और ज्वेलरी होती है वो उनके इस्तेमाल करके पूरे घर की मरम्मत करवाती है। वहीं दूसरी तरफ अपनी शादी के गहनों को बेचकर अपने पति के लिए खुद का काम खुलवा देती है, जिसके चलते धीरे धीरे मोंटू की परेशानियां खत्म होने लगती हैं और अब शनाया गरीब ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।